तो बेटा सेट्स के बाद रिलेशन आता है, रिलेशन स्टार्ट करेंगे। तो वैसे तो मैंने रिलेशन के जो भी कॉन्सेप्ट है तो वो सभी के ऊपर वीडियोस बना रखी है और जो आप लोगों को सेंड भी की है, लेकिन पुराने हैं। एक बार नए अंदाज से फिर से रिलेशन पढ़ाना चाहूँगा। और जो भी स्टेट बोर्ड के बुक के अंदर दे रखा है रिलेशन, उतना ही जेई के लिए भी है। सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि इसके ऊपर क्वेश्चन कभी कभार पूछे जाते, ना के बराबर है। तो रिलेशन समझना ज़रूरी है, लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका जो मूल्यांकन है वो बहुत ही कम है। मतलब ना के बराबर ही इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि पूछने के लिए फंक्शन के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इसलिए रिलेशन पर हम लोग ये एक्सपेक्ट ही नहीं करते कि क्वेश्चन आएगा। इसलिए मॉड्यूल में भी अगर आप देखेंगे तो रिलेशन के ऊपर कोई क्वेश्चन आपको दिखेगा नहीं, सीधा फंक्शन से स्टार्ट है, जो हमारा थर्ड मॉड्यूल है। ठीक है, तो लेकिन रिलेशन समझना ज़रूरी है। जैसे हम लोगों ने सेट्स है, सेट्स के ऊपर भी क्वेश्चन आता नहीं, लेकिन फिर भी मैंने सेट्स के ऊपर 7 से 8 लेक्चर्स बनाए हैं, क्वेश्चंस लिए हैं जितने भी ले सकते थे। तो भाई उसी तरीके से रिलेशन ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा, लेकिन रिलेशन के कॉन्सेप्ट समझेंगे। क्योंकि रिलेशन अगर समझते हैं तो फंक्शन क्या है, बेसिकली फंक्शन भी तो रिलेशन ही होता है। फंक्शन जो है वो स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। अभी जब मैं रिलेशन पढ़ाऊँगा तो फंक्शन के लिए बेस बन जाएगा, तो फंक्शन आप अच्छे तरीके से समझ पाओगे। फंक्शन में ज़्यादा हमें टाइम लेने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करते फिर रिलेशन। अब जो रिलेशन, ये जो वर्ड है, ये जो हम रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, दो व्यक्तियों के बीच में रिलेशन होता है, वही रिलेशन यहाँ पर भी है। बस यहाँ पर क्या है कि नंबर्स आते हैं। ठीक है, जैसे अगर मान लेते हैं कि दो फैमिलीज है और ईच फैमिली के अंदर 4-4 मेंबर्स है, माँ बाप बेटे हैं, ठीक है, बेटियाँ है, जो भी है। तो 4 मेंबर एक फैमिली में है, 4 मेंबर दूसरे फैमिली में है। तो एक फैमिली के अंदर के जितने मेंबर्स है उनका दूसरे फैमिली के अंदर के मेंबर्स के साथ में रिलेशन क्या है। ठीक है, तो हर व्यक्ति का हर दूसरे व्यक्ति के साथ में जो रिलेशन होगा वो हमें पता है किस तरीके से होता है, वो डिफाइंड होता है। ठीक है, कोई दोस्त कहेगा, कोई आंटी कहेगा, ठीक है, कोई अंकल कहेगा। तो अलग अलग तरीके के रिलेशंस होते हैं। ये जिस तरीके से हैपन होता है, बिल्कुल सेम तरीके से हम मैथ्स में जो रिलेशन पढ़ते हैं वो भी होता है। ठीक है, तो होता बेसिक, आप एक चीज़ समझ लो कि किसी भी रिलेशन में दो व्यक्तियों का होना ज़रूरी है, दो व्यक्तियों का होना ज़रूरी है। तो अगर मैं रिलेशन कहता हूँ कोई भी, जैसे दोस्ती का रिलेशन है, इन जनरल बात कर रहा हूँ मैं, तो दोस्ती का जो रिलेशन है उसमें आप लोगों को पता है कि दो लोग आते हैं। ठीक है, तो जब भी रिलेशन होता है तो दो व्यक्तियों के बीच में होता है। तो उसी प्रकार से जब रिलेशन होगा तो दो नंबर्स के बीच में होगा। तो रिलेशन की ओर जाने से पहले हमें दो चीज़ें पता करनी है। एक कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स क्या होता है, और दूसरा कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट टूल है जिसका हम यूज़ करने वाले हैं वो है ऑर्डर्ड पेयर। तो स्टार्टिंग हमारी यहाँ से होगी बेटा कि ऑर्डर्ड पेयर क्या है। दूसरी बात हम लोग सीखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स कैसे डिफाइन किया जाता है उसके बारे में, और फिर हम लोग आएंगे रिलेशन के ऊपर। ऐसा क्यों है वो आप लोगों को समझ में आएगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज़ आती है हमारे सामने, दैट इज ऑर्डर्ड पेयर। व्हाट इज ऑर्डर्ड पेयर? ऑर्डर्ड पेयर किसे कहा जाता है? ठीक है, देखिए अब पेयर का मतलब हमें पता है बेटा, पेयर का क्या मतलब होता है? जोड़ी। एक मिनट सॉरी। पेयर का मतलब क्या होता है हमें पता है कि दो, अगर मतलब अगर आदमियों की बात करें तो दो लोग अगर साथ में है तो हम कहते हैं पेयर है। ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या होता है फिर? मतलब दो लोगों को इकट्ठा, दो चीज़ों को, दो ऑब्जेक्ट को इकट्ठा लिखना मतलब पेयर हम लोग कहते हैं। लेकिन अगर उसी पेयर के पहले अगर मैं ऑर्डर्ड वर्ड लगा दूं तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्डर्ड पेयर? तो दो लोग तो है, लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ऑर्डर भी। ठीक है, तो ऑर्डर पेयर किसको कहा जाता है? कि दो नंबर्स का पेयर। बेसिकली वी आर डीलिंग विथ नंबर्स, तो हम लोग नंबर की बात करते हैं। तो हमारे पास ए एंड बी दो नंबर्स हैं, और इन दो नंबर्स को अगर मैं सिंपल ब्रैकेट के अंदर डाल देता हूँ, और अगर मैं सिर्फ इसको पेयर कहता हूँ, इस डिफरेंस को समझना, ये मेन चीज़ है। अगर मैं सिर्फ पेयर ऑफ नंबर्स कहता हूँ तो a कॉमा बी एंड b कॉमा ए बोथ विल बी इक्वल इफ आई एम सेइंग जस्ट अ पेयर ऑफ नंबर। अगर मैं इनको सिर्फ पेयर ऑफ नंबर से संबोधित करता हूँ
इनको अगर मैं सिर्फ पेयर ऑफ नंबर्स कहता हूँ तो ये चीज़ पॉसिबल है। बट इफ़ आई कॉल दिस एज ऑर्डर्ड पेयर, अगर मैं ए कॉमा बी को ऑर्डर्ड पेयर कहता हूँ, देन ए कॉमा बी इज नॉट इक्वल टू बी कॉमा ए। अब इसका क्या मतलब हुआ? जब मैं पेयर ऑफ नंबर्स कह रहा हूं तब मैं ये सूचित करना चाहता हूं कि दो मेरे पास नंबर्स है। तो आप चाहे अगर मेरा फोकस सिर्फ दो नंबर्स पर है तो वो दो नंबर्स पहले मैं ए लिखूं या बी लिखूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे नॉलेज में क्या आना है, मेरे नॉलेज में मुझे सिर्फ ये लेना है कि मेरे पास दो नंबर्स है। लेकिन जब मैं कहता हूं कि मेरे पास एक ऑर्डर्ड पेयर है और वो मैं आपके सामने रख देता हूं कि मेरे पास ये ऑर्डर्ड पेयर है, तब आप नॉलेज में ये लेते हो कि पेयर तो है, लेकिन अगर आपने फर्स्ट पोजीशन पर ए पर रखा है एंड दिस इज द सेकंड पोजीशन, तो आप इनका पोजीशन चेंज नहीं कर सकते। मतलब अगर मैं ऑर्डर्ड पेयर कहता हूं तो फिर ए को पहले पोजीशन पर अगर मैंने रखा है और बी को दूसरे पोजीशन पर, और मैं कहता हूं कि दिस इज ऑर्डर्ड पेयर, तो आप फिर ये और ये पेयर को इक्वल नहीं बता सकते, क्योंकि इस पेयर के अंदर फर्स्ट पोजीशन पर बी बैठा है और सेकंड पोजीशन पर ए बैठा है। तो जब ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं तब नॉलेज में क्या चीज लेनी है कि दो नंबर्स तो रहेंगे लेकिन उनका पोजीशन फिक्स है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जब हम सिंपल पेयर्स कहते हैं तब उसका पोजीशन आप चेंज कर सकते हो। इस चीज़ को अगर आप और अच्छे तरीके से समझना चाहते हो तो हम लोग ट्रैवल करते समय जो टिकट बुक कराते हैं, तो जैसे मान लीजिए मैं कहीं पर ट्रैवलिंग के लिए जा रहा हूँ और मैंने बस का टिकट किया है। अब बस का अगर मैंने टिकट बुक किया या फिर ट्रेन के अंदर टिकट बुक किया है, तो आपको पता है कि सीट्स होते हैं, सीट को नंबर दिए हुए रहते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो कि मेरा जो भी नंबर है 32 नंबर पर मेरा सीट आया है और मेरे बाजू में 33 नंबर है, यहाँ पर कोई और बंदा है, ठीक है, कोई XYZ है, मैं स्टार लिख देता हूँ यहाँ पर। तो 32 पर मेरा है, 33 पर उसका है, तो क्या ये चेंज हो सकता है? ये नहीं हो सकता चेंज। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 32 पर असाइंड कौन हो चुका है? मैं हो चुका हूं, और 33 पर असाइंड कौन हो चुका है? वो हो चुका है। तो ये तो पेयर ऑफ सीट्स है, सीट्स की जोड़ी है, लेकिन इस सीट पर कौन बैठेगा और इस सीट पर कौन बैठेगा ये तय है, तो इसको कहा जाएगा ऑर्डर्ड पेयर। हाँ, अगर यहां पर ऐसा कोई बंधन नहीं है, कोई कहीं पर भी बैठ सकता है, तो फिर ये सिर्फ पेयर कहलाएगी। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है समझने के लिए कि जो हम जब भी ट्रैवल करते हैं तो ट्रैवल करते समय जो सीट्स हम लोग बुक करते हैं, या फिर आप थिएटर में भी जाते हो मूवी देखने के लिए तो वहाँ पर भी यही सीन होता है। हाँ, ये बात अलग है कि हम लोग अपने कन्वीनियंस के हिसाब से सीट्स को चेंज कर लेते हैं, लेकिन अगर हम माने कि सब वहाँ पर आए हुए बिल्कुल कोई किसी के सीट पर बैठना नहीं चाहता, जो भी उन्होंने बुक किया है, जो भी उनको नंबर मिला है उसी पर बैठेंगे, तो वो बन गया ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब सिर्फ इतना ही समझ लीजिए कि पोजीशन ऑफ द नंबर जो भी दिया है इट कैन नॉट बी चेंज्ड। दो ही तो पोजीशन होते हैं, तो इसको कहा जाता है फर्स्ट पोजीशन और इसको कहा जाता है सेकंड पोजीशन। और अगर टेक्निकल वर्ड की बात करेंगे हम लोग, तो अगर ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी है तो वी विल कॉल ए एज अ फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एंड दिस इज द सेकंड कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है ऑर्डर्ड पेयर के बारे में बताना। बस इतना समझ लेना कि ऑर्डर्ड पेयर मतलब एक ऑर्डर्ड पेयर का अगर आप पोजीशन बदल के उसको लिखते हो तो वो कभी इक्वल नहीं मानी जाती, और अगर कभी दो ऑर्डर्ड पेयर को इक्वल कहा जाता है, जैसे ये वाला एग्जांपल को बहुत बार आपको देखने को मिलेगा, जैसे x,5 एंड y इज इक्वल्स टू 2,3 दिया है, ठीक है, और कहा गया है कि दीज आर ऑर्डर्ड पेयर्स। तो आपको पता है कि ऑर्डर्ड पेयर में पोजीशन सेम होता है, मतलब बदलता नहीं है। और अगर इन दो ऑर्डर्ड पेयर को मैं इक्वल कह रहा हूँ, इसका मतलब एक ही हो सकता है कि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, अदरवाइज ये इक्वल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अगर ये इनके बराबर है तो फिर आप x+5 इज इक्वल टू 2 लिख सकते हो एंड y इज इक्वल टू 3 लिख सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ होती है ऑर्डर्ड पेयर के अंदर, तो इसको समझना कि ऑर्डर्ड पेयर क्या है। मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है समझने के लिए। अब ऑर्डर्ड पेयर क्यों आया है, ये जब मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट का अभी डेफिनेशन बताऊंगा तब आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, इसको कैसे डिफाइन किया है समझ लीजिए और लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, आएंगे भी नहीं, इसलिए बस समझने वाला पार्ट क्लियर कीजिए। मैं नोट्स इतने प्रॉपर नहीं दे रहा हूँ जानबूझ के इस टॉपिक के, ठीक है। रिलेशन से लिखवा के दूंगा अच्छे से, कार्टेशियन प्रोडक्ट तक ठीक ठाक, रिलेशन से हर डेफिनेशन लिखवा के दूंगा और एक्सप्लेन करूंगा। तो
अच्छा, रिलेशन की भी देने की ज़रूरत नहीं है, फंक्शन से दूंगा। मतलब जैसे हम लोग आगे आगे फंक्शन पढ़ते जाएंगे, अलग टाइप से फंक्शन के ग्राफ्स आएंगे तो वहाँ से, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है बेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ये हम लोग डिफाइन करने वाले हैं। ज़रूरी नहीं है कि, पहले ये बात मैं बता दूं कि ज़रूरी नहीं है कि दो ही सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा जाए, दो से भी ज़्यादा सेट का लिखा जा सकता है, लेकिन जो दो सेट के लिए लागू होता है वही चीज़ वहाँ पर भी लागू होगी। तो अब हम लोग दो सेट तक ही सीमित रखेंगे इसको। सो देखिए डिफाइन कैसे किया हुआ रहता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल A and B, obviously A and B are two sets, so Cartesian product of capital A and B is denoted by A cross B and is defined as A cross B is the set of all x comma y such that x comes from set A and y comes from set B। अब ये सेट बिल्डर फॉर्म में डेफिनेशन लिखा हुआ है, इसको समझना ज़रूरी है। तो कैसे डिफाइन किया है दो सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट को। यहाँ पर लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मायने रखती है। कैसे समझिए, अगर मैं कहता हूँ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, अगर मैं ऐसे कह रहा हूँ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, तो उसका नोटेशन रहेगा ए क्रॉस बी। अगर मैं कहता हूँ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए, तो उसका नोटेशन रहेगा बी क्रॉस ए। ये समझना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी कह रहे हो तो उसको आप कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए भी कह सकते हो। आपको ऐसे लगेगा दो ही तो सेट है, और किसी ने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी कहा है और मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए कह रहा हूँ, एक ही बात हो रही है। नहीं, अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी कहा जा रहा है तो दैट विल बी डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी जो नोटेशन है वो ऐसे नहीं है, जिस तरीके से डिनोट किया है उस हिसाब से डेफिनेशन बनता है। तो अगर आप बी क्रॉस ए कह रहे हो तो इसके अंदर चीज़ बदल जाएगी, जो एलिमेंट्स आएंगे। सो बी क्रॉस ए एंड ए क्रॉस बी बोथ आर नॉट इक्वल, ये दोनों कभी इक्वल नहीं होते। इसको समझेंगे कैसे नहीं होते, मैं आपको बताता हूँ। अब ये डेफिनेशन क्या कहती है, पहले तो वर्डिंग समझ ली हमने कि अगर मैं कहता हूँ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी देन इट विल बी डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। अगर मैं कहता हूँ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए देन इट विल बी डिनोटेड बाय बी क्रॉस ए। अब आपको समझेगा कि ये जो क्रॉस कहा गया है इसको पढ़ेंगे भी ऐसे, ए क्रॉस बी, ठीक है। कैसे पढ़ेंगे इसको, ए क्रॉस बी। तो ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, नहीं तो आपको लगेगा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो मल्टीप्लिकेशन में होल्ड होती है, तो ए इंटू बी और बी इंटू ए तो इक्वल होने चाहिए। सो दिस इज नॉट मल्टीप्लिकेशन। साइन जरूर मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है, लेकिन पढ़ते समय इसको ए क्रॉस बी कहा जाता है, और इसका मल्टीप्लिकेशन से दूर दूर तक कोई संबंध भी नहीं है। तो सबसे पहले तो बात समझते हैं, हमारे पास दो सेट्स है एंड वी आर फाइंडिंग कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ वन सेट विथ अनदर सेट, सो इट विल बी डिनोटेड बाय वन सेट क्रॉस सेकंड सेट, सो ए क्रॉस बी हियर। तो सेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, मतलब एक सेट होता है, दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब एक सेट होता है जिसको आपने ए क्रॉस बी से डिनोट किया। अब मजा यहां पर ये है कि इस सेट के जो एलिमेंट्स है वो कैसे है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। अगर मैं इसको पढ़ूंगा, मैंने सेट के अंदर बताया कि इसको कैसे पढ़ा जाता है, अगर मैं इसको पढ़ूंगा तो कैसे पढ़ूंगा, ए क्रॉस बी इज द सेट ऑफ ऑल एक्स कॉमा वाई। ए क्रॉस बी ऐसा सेट है कि जिसके अंदर के एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर में आ रहे हैं। एक्स कॉमा वाई व्हाट इट रिप्रेजेंट्स ऑर्डर्ड पेयर। तो जब भी आप दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखते हो तो उसके अंदर के जो एलिमेंट्स होते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट आल्सो ए सेट, दो सेट से उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हो तो सेट ही मिल रहा है, लेकिन आपके पास जो दो सेट थे उनके अंदर एलिमेंट्स थे, सिंगल नंबर्स थे, लेकिन जब आप उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हो तो उसके अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। फर्क समझना। सो पहली बात समझ में आ गई कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट के अंदर जो एलिमेंट्स रहेंगे वो ऑर्डर्ड पेयर रहेंगे। इट इज वेरी क्लियर फ्रॉम डेफिनेशन दैट ए क्रॉस बी इज द सेट ऑफ ऑल एक्स कॉमा वाई सच दैट। तो ए क्रॉस बी क्या है, ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट है। अब सवाल यह है कि हमें पता है कि ऑर्डर्ड पेयर में पहला नंबर जो लिखा गया है उसका पोजीशन फिक्स है। तो पहला नंबर मतलब x जो है इट इज रिप्रेजेंटिंग फर्स्ट पोजीशन नंबर, ठीक है। x का मतलब क्या होता है,
कि पहले पोजीशन पर आने वाले नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उस ऑर्डर्ड पेयर में सेकंड पोजीशन पर आने वाले। अब उनका ये कहना है कि जो भी आप ऑर्डर्ड पेयर लिखने जा रहे हो तो उस ऑर्डर्ड पेयर में जो पहले पोजीशन पर नंबर आएंगे वो कहां से आएंगे, तो पहले सेट से आएंगे, और दूसरे पोजीशन पर जो नंबर आएगा वो दूसरे सेट से आएगा। इसीलिए अगर मुझे b क्रॉस a डिफाइन करना है तो अगेन a क्रॉस b हो या फिर b क्रॉस a हो, अगर आप दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हो तो एलिमेंट उसके अंदर के x, y ही रहेंगे। x, y का मतलब क्या, कि वो ऑर्डर्ड पेयर ही रहेंगे, लेकिन पहला जो पोजीशन है वहां पर जो नंबर आने वाला है तो वो कहां से आएगा, पहले सेट से आएगा। इसलिए यहां पर मैं लिखूंगा x बिलोंग्स टू b, एंड इसी ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकंड पोजीशन का नंबर है दैट विल कम फ्रॉम सेकंड सेट, सो दैट आई विल राइट हियर y बिलोंग्स टू a। ये फर्क समझ लो, ठीक है। तो a सेट कोई ना कोई आपको दिया है, b सेट दिया है, तो a क्रॉस b क्या होता है, a क्रॉस b एक ऐसा सेट होता है कि जिसके अंदर के एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर है, और उस ऑर्डर्ड पेयर में का पहला एलिमेंट आप लेंगे यहाँ से और दूसरा एलिमेंट लेंगे यहाँ से। अगर b क्रॉस a लिख रहे हो तो भी बात सेम है, ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगी, ऑर्डर्ड पेयर का पहला नंबर आएगा पहले सेट से, दूसरा आएगा दूसरे सेट से। अब ये तो बात होगी, फिर भी जब तक एग्जाम्पल ना दूं तब तक आप लोग इसको ठीक तरीके से समझ नहीं पाओगे। पहले सेट से पहले पोजीशन का नंबर पहले सेट से लो, दूसरा दूसरे से लो, इसका क्या मतलब होता है, तो बेटा दो सेट्स है, मान लीजिए इसके अंदर कुछ एलिमेंट है, इसके अंदर कुछ एलिमेंट है, तो अगर आप इस सेट को डिफाइन कर रहे हो तो आपको ये तो पता चल गया कि इस सेट के अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स है, तो कितनी ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगी, तो आपको सारे कॉम्बिनेशन बनाने हैं उसके अंदर, ठीक है। कैसे बनते हैं एक पर्टिकुलर एग्जांपल से समझ आएगा। चलिए, सो मैं एक सेट लेता हूं A जिसके अंदर एलिमेंट है A, B एंड C, दूसरा सेट मैंने लिया है जिसके अंदर एलिमेंट है 1, 2, जानबूझ के थोड़े कम एलिमेंट ले रहा हूं मैं। अब अगर आप A क्रॉस B फाइंड आउट करना चाहते हो तो A क्रॉस B के अंदर क्या आएंगी, ऑर्डर्ड पेयर्स, और आपको पता है कि अगर A क्रॉस B फाइंड आउट कर रहे हो तो ऑर्डर्ड पेयर में पहला जो पोजीशन रहेगा तो वहां पर आपको नंबर लेना है सेट A से, तो आप ऑर्डर्ड पेयर क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। पहले पोजीशन पर सेट A से नंबर लिया A, अब दूसरे पोजीशन पर जो नंबर लेना है वो सेट B से लेना है, तो वो ले लिया 1। अब फिर से आप एक और ऑर्डर पेयर बना सकते हो जिसमें आप पहले पोजीशन पर A को ही रखकर दूसरे पोजीशन पर 2 को रख सकते हो, तो अब बात खत्म होगी। देखो यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब आप A क्रॉस B लिख रहे हो तब ऑर्डर्ड पेयर आएंगी, ये तो पता है, लेकिन ऑर्डर्ड पेयर में पहला पोजीशन पर जो भी नंबर आएगा वो सेट A से ही दिखना चाहिए, और जो सेकंड पोजीशन पर नंबर आ रहे हैं वो सेट B से ही दिखने चाहिए। क्लियर है ये चीज। अब ये कॉम्बिनेशन खत्म हो गया, A को आपने एक बार 1 के साथ में लिखा, A को 2 के साथ में लिखा, अब A को किसी के साथ में लिखने की कोई गुंजाइश बाकी नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, अब B लेंगे, ठीक है, पहले सेट का B ले लिया और दूसरे सेट का 1 लिया, तो B, 1, फिर आपने पहले सेट से B लिया, दूसरे सेट से 2 लिया, तो B, 2। आई बात समझ में। अब B दोनों के साथ में चला गया, अब कोई बचा नहीं। अब तीसरा सेट C, तीसरा नंबर C को एक बार 1 के साथ लिया, C को एक बार 2 के साथ में लिया, तो टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए A क्रॉस B के अंदर, 1, 2, 3, 4, 5, 6। आई बात समझ में। अगर यहीं पर मुझे B क्रॉस A लिखना है, अगर मैं B क्रॉस A लिखना चाहूं तो B क्रॉस A कैसे लिखूंगा मैं, ऑर्डर्ड पेयर ही आएगी, लेकिन पहला पोजीशन यहां पर जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हो आप, तो पहला सेट कौन सा है, B सेट, तो ऑर्डर्ड पेयर में पहले पोजीशन पर B सेट से नंबर आएगा। तो क्या करना पड़ेगा, पहले आपने 1 लिखा, आप 1 का इसके एक बार 1 के साथ में A को लेंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर 1 के साथ में B को लेंगे, और फिर 1 लिखेंगे, 1 के साथ में C को लेंगे, खत्म। आप 1 के साथ में किसी को ले सकते हो। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि बात बहुत क्लियर है बेटा, फर्स्ट पोजीशन पर आप यहां पर जो फर्स्ट पोजीशन है वहीं से एलिमेंट्स उठाएंगे, और इनकी जितनी सेकंड सेट के साथ में पॉसिबिलिटीज क्रिएट होती है, जितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं सारे कॉम्बिनेशन हम लोग लिखेंगे। जैसे फर्स्ट पोजीशन पर A लेने के बाद में सेकंड पोजीशन पर आपके पास 2 चॉइसेस थी, अगर मैं यहां पर और 2-3 नंबर बढ़ा देता हूं, ठीक है, तो A, 1 हुआ, A, 2 हुआ, फिर आप A, 3 लिखते, फिर आप A, 4 लिखते, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं यहां पर नंबर्स बढ़ा देता हूं तो आप 1 के साथ में A लिखा है, B लिखा है, C लिखा है, अब अगर मैं D लिखूं तो 1 के साथ में आप और पॉसिबिलिटी बढ़ाएंगे। तो ये चीज है, हमने यहाँ पर 2 ही नंबर लिए फिलहाल। तो अब फिर से B क्रॉस A में हमने 3 ऑर्डर्ड पेयर लिख दी 1 को लेके, अब नेक्स्ट ऑर्डर पेयर आएगी 2 को लेके, अब 2 आपने लिख दिया, तो एक बार 2 को A के साथ में लेंगे सेकंड पोजीशन पर,
सेकंड पोजीशन पर वही नंबर आएगा जो सेकंड सेट से बिलोंग करता हो। फिर आप लिखेंगे 2, B एंड फिर आप लिखेंगे 2, C। तो ये कितने एलिमेंट्स हुए बेटा? ये भी 6 एलिमेंट हुए। तो मेरे ख्याल से अब आपको आइडिया क्लियर हो चुका होगा कि A क्रॉस B बेसिकली कैसे लिखा जाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स कैसे लिखा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे आपको पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट भी तो एक सेट ही है। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो आपने A क्रॉस B लिखा ये तो एक सेट है, बस फर्क क्या है, इस सेट के अंदर एलिमेंट्स थे सिंगल, यहाँ पर है ऑर्डर्ड पेयर। इस सेट को आपने डिनोट किया है A क्रॉस B से और इसके अंदर के एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक है, तो A क्रॉस B के अंदर कितने एलिमेंट्स है? आपने देखा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A कितने थे, ये तो कार्डिनलिटी पता है ना, मैंने सेट के अंदर पढ़ा है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A कितने हैं? 1 2 3, 3 है। फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B कितने हैं? 2 है। n ऑफ B 2 है। तो क्या आप बता सकते हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B कितने? ये तो हमने लिखा है तो हमें पता है कि 1 2 3 4 5 6, कितने पेयर्स है? 6 पेयर्स। तो एलिमेंट्स कितने हुए? 6। ऐसे एलिमेंट्स मत गिनना 1 2 3 4, ऑर्डर्ड पेयर के अंदर 2 एलिमेंट है मतलब ये 1 2 हो गया, ऐसा नहीं, पूरा ऑर्डर्ड पेयर एक एलिमेंट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। दिस इज द वन एलिमेंट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। सो टोटल एलिमेंट ऑफ A क्रॉस B आर 6 एलिमेंट्स हो गए। तो अगर आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B लिखना चाहते हो, अगर आपके पास A सेट के अंदर m एलिमेंट्स है और B सेट के अंदर n एलिमेंट्स है, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? A सेट के अंदर m एलिमेंट्स है, जैसे यहाँ पर A सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स थे, B सेट के अंदर n एलिमेंट है, मतलब कुछ ना कुछ होंगे। तो अगर आप A क्रॉस B फाइंड आउट करते हो, अगर आप A क्रॉस B फाइंड आउट करते हो या फिर आप B क्रॉस A लिखते हो, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B या फिर B क्रॉस A कितने रहेंगे? m इंटू n रहेंगे। मैं सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ। जैसे आपने यहाँ पर देखा कि A सेट के अंदर 3 एलिमेंट है, B सेट के अंदर 2 एलिमेंट है, तो A क्रॉस B के अंदर कितना है? 3 इंटू 2 6 एलिमेंट्स आए। ठीक है, B क्रॉस A हो या फिर A क्रॉस A हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं। इसके अंदर भी 6 एलिमेंट है, इसके अंदर भी 6 एलिमेंट है, एलिमेंट्स अलग अलग है। ये ऑर्डर्ड पेयर और ये ऑर्डर्ड पेयर में फर्क है, A, 1 एंड 1, A आर नॉट सेम, दे आर नॉट इक्वल। मैं सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स कह रहा हूँ कि अगर आपके पास A सेट के अंदर, जैसे मान लीजिए कि एक सेट है जिसके अंदर 5 एलिमेंट है आपके पास, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A 5 है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B 10 है। तो अगर आप A क्रॉस B लिखेंगे तो A क्रॉस B के अंदर एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे? दिस इंटू दिस, मतलब 50 एलिमेंट्स आपको मिलेंगे। तो इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना। ठीक है, क्यों ध्यान में रखेंगे ये भी पता चल जाएगा। तो समझ में आई बात कार्टेशियन प्रोडक्ट की। तो ऐसे आप बेटा कितने भी एग्जाम्पल ले सकते हो। ठीक है, सो दिस इज हाउ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स आर डिफाइंड। तो मैं क्या करता हूँ, हाँ, रिलेशन ख़त्म करने के बाद में हम लोग जो एग्जाम्पल लेने वाले हैं, 4-5 एग्जाम्पल लूँगा मैं रिलेशन के ऊपर, तो तब कार्टेशियन प्रोडक्ट के भी एग्जाम्पल उसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो आप लिख लीजिए इसको, जिनको भी लिखना है। चलिए बेटा, नाउ वी विल डिस्कस दैट हाउ रिलेशन इज डिफाइंड। हमने ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट देख लिया है, अब हम बात करेंगे कि रिलेशन कैसे डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है रिलेशन का, लेकिन बहुत मीनिंगफुल है। सो रिलेशन RELATION रिलेशन कैसे डिफाइन किया है? एनी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, any subset of Cartesian product of two sets gives a relation। अब ये इतना सिंपल तरीके से डिफाइन किया है, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है समझने के लिए। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा असली काम। ठीक है, समझने वाला रिलेशन। अब रिलेशन को कैसे डिफाइन किया है? तो कहते हैं एनी सबसेट, किसका? एनी मतलब कोई भी सबसेट, लेकिन किसका? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। अभी हमने देखा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट कैसे डिफाइन किया है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने लिख दिया, तो उस कार्टेशियन प्रोडक्ट जो आपने लिखा है तो वो भी तो एक सेट है। उस सेट का आप कोई भी सबसेट अगर लेते हो तो वो सबसेट होता है एक रिलेशन उन दो सेट्स के बीच का। ठीक है, ये मैंने जनरलाइज्ड तरीके से डेफिनेशन बताया है। अब इसमें थोड़ा सा पर्टिकुलर होते जाएंगे हम जैसे जैसे आगे जाएंगे। नोटेशन कैसा होता है रिलेशन का, उसका मतलब क्या होता है, सारी चीज़ें। ठीक है,
तो ये सारी टेक्निकल लैंग्वेज है। इसके बाद में मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा जिससे आप हैरान हो जाओगे कि आप तो रिलेशन से बचपन से वाकिफ हो, मैथ्स के अंदर ही, ठीक है। चलिए सबसे पहले ये देखते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, ठीक है। तो कैसे, ये क्या कहना चाह रहे हैं इसको समझते हैं। जैसे अभी हमने अभी जो एग्जाम्पल लिया था वही फिर से लेते बेटा। मेरे पास ए सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स है ए बी सी, एंड बी सेट है जिसके अंदर के एलिमेंट्स है मेरे पास 1 2 3। अब थोड़ा सा एक एलिमेंट बढ़ा देते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितने होंगे? 9 होंगे। अभी आपको पता चल चुका है, ए के अंदर 1 2 3 एलिमेंट है, बी के अंदर 3 एलिमेंट है, तो 3 इंटू 3 9। ए क्रॉस बी के अंदर 9 ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। तो ऑर्डर्ड पेयर ए क्रॉस बी लिखनी है तो ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट कहाँ से आएगा? ए सेट से आएगा। तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन कैसे आएंगे? a, 1 a, 2 a, 3, फिर b, 1 b, 2 b, 3, c, 1 c, 2 c, 3। सो a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 एंड c3, ठीक है। ये हो गए, कितने एलिमेंट्स हो गए? ये 9 एलिमेंट आ गए इसके अंदर, ए क्रॉस बी के अंदर। अब कहते हैं कि किन्हीं भी दो सेट्स का अगर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हो एंड एनी सबसेट ऑफ दिस सेट, देखो क्या कह रहे हैं, एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अब ये थोड़ा सा मैंने पर्टिकुलर हो गया हूं यहां पर, क्योंकि हमारे पास यहां पर दो सेट्स अवेलेबल नहीं थे, इसलिए मैंने बस इतना कहा कि कोई भी सबसेट कार्टेशियन प्रोडक्ट का रिलेशन देता है। लेकिन अब मैं क्या कह रहा हूं, अब मेरे पास ए क्रॉस बी है, तो इस ए क्रॉस बी का आप अगर कोई भी सबसेट लेते हो, कोई भी, इस बात को ध्यान में रखना, कोई भी सबसेट ले लो, ए क्रॉस बी का आप कोई भी सबसेट लिखते हो तो दैट सबसेट एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ये सेट है कि नहीं? बिल्कुल है। तो इस सेट का आप कोई भी सबसेट लिखते हो तो दैट सबसेट इज अ रिलेशन, वो एक रिलेशन कहलाएगा। कहां से कहां तक? किस सेट से किस सेट तक? तो ए सेट से लेकर तो बी सेट तक। अब इसमें मजा देखना, अगर आपने ए क्रॉस बी लिखा है तो रिलेशन विल फ्रॉम ए टू बी, जो भी आप इसका सबसेट लेंगे तो वो एक रिलेशन होगा फ्रॉम ए टू बी। अगर आप बी क्रॉस ए लिखते और उसका सबसेट लेते तो दैट विल बी रिलेशन फ्रॉम बी टू ए। मतलब हमेशा याद रखना, अगर आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट सी क्रॉस डी है, कुछ ना कुछ होगा इसके अंदर, कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होंगे, और आप इसका सबसेट लेते हो, मान लो R1 आपने इसका सबसेट लिया, तो R1 विल डिफाइन वन रिलेशन फ्रॉम C टू D। तो पहले C को लिखा है और फिर बाद में D को लिखा है किसी भी रिलेशन में, तो समझ लेना कि C क्रॉस D का ये सबसेट है। तो ये नोटेशन है, इंपॉर्टेंट नोटेशन है, इसमें चेंज नहीं करना। R1, इसको कैसे पढ़ते हैं? R1 इज अ रिलेशन फ्रॉम C टू D, और अगर किसी बंदे ने लिखा है कि R1 इज अ रिलेशन फ्रॉम D टू C, तो इन दोनों का बिल्कुल अलग मतलब है। R1 एक रिलेशन है, कहां से कहां तक? सेट C से लेकर तो सेट D तक। इसका मतलब होता है कि ये जो R1 रिलेशन है ये C क्रॉस D का एक सबसेट है। और अगर मैं कहता हूं कि R1 इज अ रिलेशन फ्रॉम D टू C, तो इसका मतलब होता है कि ये R1 रिलेशन D क्रॉस C का सबसेट है। क्लियर है? ये चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो यहां पर क्या कहा जा रहा है? एनी सबसेट ऑफ दिस ए क्रॉस बी इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अब सवाल यह है कि ऐसे कितने रिलेशन आप डिफाइन कर सकते हो? एक एक चीज को ध्यान से सुनिए, मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान मत भटकने देना। ऐसे आप कितने रिलेशन बना सकते हो? क्योंकि उन्होंने क्या कहा है? एनी सबसेट, कोई भी सबसेट, किसका? ए क्रॉस बी का। कोई भी सबसेट क्या होगा? एक रिलेशन होगा, एक नया रिलेशन। कोई भी सबसेट ले लो, वो एक रिलेशन होगा। कहां से कहां तक? सेट ए टू सेट बी। अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं सेट थ्योरी के अंदर। सेट थ्योरी में जब हमने सबसेट का कॉन्सेप्ट देखा था बेटा, तब मैंने आपको बताया था कि किसी भी सेट के मैक्सिमम कितने सबसेट हो सकते हैं, ये कैसे फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए फॉर्मूला था हमारे पास 2n का। तो n क्या होता था? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन गिवन सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन गिवन सेट। तो अगर मेरे पास ए सेट है जिसके अंदर मैंने एलिमेंट लिख दिए ए बी सी डी, कितने एलिमेंट्स हुए इस सेट के अंदर? 4। तो टोटल सबसेट्स कितने होंगे ए के? टोटल सबसेट्स कितने लिखेंगे आप?
तो फॉर्मूला है 2n और n क्या है, गिनिए a के अंदर कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, तो 2 मतलब कितना 16 टोटल सबसेट्स होंगे अगर आप इसके लिखेंगे। और सबसेट भी कैसे लिखे जाते हैं, मैंने कहा था कि किसी भी सेट का पहला सबसेट क्या होता है फाई और दूसरा होता है वो खुद, इनको कहा जाता है ट्रिवियल सबसेट्स। अब उसके बाद आप लिखेंगे सिंगलटन ए, फिर सिंगलटन बी, फिर सिंगलटन सी, फिर सिंगलटन डी, ऐसे लिखते जाते हो ना आप, एक एक एलिमेंट लेके भी तो सबसेट लिख सकते हो। फिर डबलटन लिखेंगे, फिर ऐसे डबलटन जितने भी पॉसिबिलिटीज बनती है, फिर ट्रिपलटन लिखेंगे, और ऐसे आपके कितने सेट्स बनेंगे, ऐसे आप 16 सेट लिख पाओगे जो कि ए के सबसेट्स होंगे। तो यहां मैं बताना क्या चाह रहा हूं, ये वाला रूल मैं बताना चाह रहा हूं कि किसी भी सेट के मैक्सिमम कितने सबसेट्स बनते हैं उसका फॉर्मूला है 2n, ये मैंने बताया था, याद होगा। तो यहां पर अगर आप देखेंगे, अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि बेटा a क्रॉस b भी तो एक सेट है, तो a क्रॉस b के कितने टोटल सबसेट्स बन सकते हैं, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, इसके अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स है, 9 एलिमेंट्स है। सो a क्रॉस b के टोटल सबसेट्स बनेंगे, टोटल सबसेट्स बनेंगे 2⁹। तो आंकड़ा कहां जाता है, 2⁹ कितना, 2�10 होता है 1024, तो 1024 का हाफ कितना होता है 512, तो 512 सबसेट्स आएंगे इस ए क्रॉस बी के। टोटल सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी के टोटल सबसेट कितने बन रहे 512। तो सेट ए से लेकर तो सेट बी तक आप 512 रिलेशन डिफाइन करेंगे, रिलेशन डिफाइन कर रहे हो, याद समझ आ रही कुछ बात। अब बात करते प्रैक्टिकली कि इसका क्या मतलब हो रहा है। हम लोग अभी सबसेट्स लिखेंगे कुछ, हमें तो पता है कि 512 सबसेट लिखे जा सकते हैं, तो 512 तो हम लिखेंगे नहीं, लेकिन 4-5 लिखेंगे जिससे हमें चीजें समझ में आ जाएगी। तो आपको इसमें से जो कुछ लिखना है आप लिख सकते हो, मैं बाजू में हट गया हूं, पॉज करके लिखा जा सकता है इसको। तो अब जो मैंने ए क्रॉस बी लिखा है बेटा, उसका मैं लिखना चाहूंगा सबसेट, ठीक है। हाँ, ये ए क्रॉस बी चाहिए हमें, कितने सबसेट लिख सकते हैं हम लोग इसके 512, लेकिन हम लोग लिखेंगे 2-4। सबसेट का मतलब क्या होता है आपको पता है, तो ए क्रॉस बी का पहला सबसेट जिसको मैं R1 से डिनोट कर रहा हूं, क्योंकि ये रिलेशन होने वाला है इसलिए मैंने R�1 लिखा है, आप किसी भी लेटर से डिनोट कर सकते हो। तो R1 जो है वो सबसेट है। सबसेट कौन क्या होता है, किसका सबसेट लिख रहे हो, इस सेट का, तो इस सेट के एलिमेंट्स ही उसके अंदर आने चाहिए और छोटा होना चाहिए थोड़ा सा। तो मैं कोई भी रैंडमली उठाता हूँ, एक ये वाला एलिमेंट उठाता हूँ, ये ए वाला उठाता हूँ और ये वाला उठाता हूँ, तो मेरे पास हो गया A,1 B,1 एंड C,1, ठीक है। तो ये एक मैंने सेट लिख दिया, तो दिस इज वन सबसेट ऑफ दिस, ये जो 512 थे ना उसमें से ये एक आ गया यहाँ पर। अब आप दूसरा एक सबसेट लिखेंगे, दैट इज A,1 A,2 A,3। अब तीसरा सबसेट लिखने जा रहे हैं हम लोग, तीसरा सबसेट लिखेंगे क्या, A,2 देन B, C,1, ठीक है। चौथा सबसेट लिखेंगे, आपकी मर्जी से जितने एलिमेंट्स लेने ले लो, इसी से तो ले रहे हो, ठीक है। C,3 लिखा है, ठीक है। C,1 लिखेंगे, तो ऐसा एक ही एलिमेंट ले लिया आप इसके अंदर, ऐसा आप कितने भी लिख सकते हो। तो ये मैंने 4 सबसेट लिए हैं, आपकी मर्जी, ये खुद भी अपना सबसेट होगा, ठीक है। तो एक 5वां सबसेट लेंगे हम लोग R5, जिसके अंदर A क्रॉस भी पूरा का पूरा हम लोग ले रहे हैं, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं क्योंकि लिखा हुआ है, और एक 5 भी होगा। अब हमेशा याद रखना कि इस सेट के जितने सबसेट्स है उनमें एक 5 होगा और ये खुद होगा। इसके 512 सबसेट्स है ना, उसमें एक 5 होगा जो एम्प्टी सेट है, और एक होगा वो खुद A क्रॉस B। तो बेटा एम्प्टी सेट जो होता है ना, अब इन्होंने क्या कहा है कि A क्रॉस B का कोई भी सबसेट आप ले लो वो एक रिलेशन होगा। अब एम्प्टी सेट के अंदर कोई भी नहीं होता, एक भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं आएगी, तो भी इसको रिलेशन कहा जाएगा, और इसको कहा जाता है वॉइड रिलेशन या फिर एम्प्टी रिलेशन।
क्या कहेंगे इसको, वॉइड रिलेशन। और जो ए क्रॉस बी है ये भी तो खुद का खुद सबसेट है, तो इसको कहा जाता है यूनिवर्सल रिलेशन। तो ये यूनिवर्सल रिलेशन, तो ये दो चीज़ें भी ध्यान में रखना कि वॉइड रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन किसको कहा जाता है। तो इनको कहा जाता है किसी भी सेट के, इनको कहा जाता है ट्रिवियल रिलेशन। एक वर्ड यूज होता है कि ट्रिवियल रिलेशन किसको कहा जाता है। जो दो सबसेट्स होते हैं किसी भी सेट को, फाई एंड वही खुद, ये दोनों सबसेट तो हमेशा होते हैं। तो ये दोनों सबसेट्स है, इसका मतलब ये दो रिलेशंस है। तो ये दो रिलेशंस हमेशा किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए मौजूद है, इसलिए इनको ट्रिवियल रिलेशन कहा है। ट्रिवियल का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ होने वाली होती है, इस तरीके से। तो ट्रिवियल का मतलब है कि जो चीज़ होगी हमें पता है। जैसे आपने टॉस किया है तो हेड या टेल दोनों से कुछ ना कुछ तो आने वाला है, ये तो बात ट्रिवियल है, ये सब जानते हैं, ठीक है। अब हाँ, हमने कितने सबसेट्स लिए बेटा, 1 2 3 4 और 5। पांचवा सबसेट ध्यान रखना कि मैंने ये पूरा का पूरा लिया है, ये पूरा का पूरा लिया, इसलिए एक क्रॉस भी लिखा है क्योंकि मैं पूरा लिखना नहीं चाहता फिर से। अब हाँ, तो रिलेशन, अब ये समझते हैं प्रैक्टिकली कि ये बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं। तो इसको विजुलाइज कैसे किया जा सकता है, ये जो लिखने का तरीका है ना रिलेशन, ये रोस्टर मेथड है बेटा, क्योंकि इसके अंदर हम लोग एलिमेंट सीधा सीधा लिख रहे हैं। इसको विजुलाइज करने के लिए, विजुलाइज मतलब समझने के लिए कि रिलेशन कैसे होता है, एक तो तरीका है कि ये लिखेंगे हम लोग, जैसे हम लोग अगर ए क्रॉस बी का सबसेट ले रहे हैं तो दैट विल बी द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, इसको ऐसे लिखा जाएगा। ये जितने भी मैंने रिलेशंस लिखे दीज R1 R2 R3 R4 R5 दीज आर रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ए क्रॉस बी दिया है तो ए टू बी रहेगा, बी क्रॉस ए दिया है तो बी टू ए लिखेंगे, ठीक है। तो अगर इसको विजुलाइज करना है, जैसे R1 को मुझे विजुलाइज करना है, तो एक ऐसे अंडे के शेप में हम लोग दो फिगर बना लेते हैं। तो रिलेशन कहाँ से कहाँ तक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट की तरफ देखिए, पहला सेट क्या है ए, दूसरा सेट क्या है बी। तो हमेशा पहला वाला जो अंडा रहेगा उसको ए कहेंगे और दूसरा वाला जो रहेगा उसको बी कहेंगे। और इसके तरफ यहाँ से इधर जाते हुआ एक एरो निकालेंगे, और ये क्या इंडिकेट करता है, दैट वी आर डिफाइनिंग अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। मतलब ए क्रॉस बी का ये सबसेट बनने वाला है। और हम लोग ये कौन से रिलेशन के लिए कर रहे हैं, R1, तो यहाँ पर आप R1 लिख देंगे, इस लाइन के ऊपर लिख देना या फिर नीचे कहीं पर भी लिख देना। तो इसको कैसे समझेंगे, R1 इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो ये एरो ये चीज आपको बताता है। अब करना क्या होता है, ए सेट के पूरे एलिमेंट्स इसके अंदर लिखने हैं और बी सेट के पूरे एलिमेंट्स इसके अंदर रखने हैं, ठीक है। तो ए सेट के पूरे एलिमेंट कौन कौन है, ए के अंदर कितने एलिमेंट थे हमारे पास, ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, ये 3 एलिमेंट्स है। एंड यहां पर हमारे पास था 1 2 एंड 3, ठीक है। अब R1 जो रिलेशन डिफाइन हुआ है, इस रिलेशन में पहले सेट से कौन कौन ऐसा है जो दूसरे सेट के एलिमेंट से रिलेटेड है, ये बात समझेंगे। क्या है, R1 ये सबसेट है ए क्रॉस बी का। तो आपने अनशन कोई भी एक सबसेट ले रखा है, तो इस सबसेट को लेने के बाद आपको क्या समझ में आया कि आपके पहले सेट का ए दूसरे सेट के ए से रिलेटेड है, फिर आपके पहले सेट का बी दूसरे सेट के ए 1 से रिलेटेड है, फिर सी 1 से रिलेटेड है। मतलब इस सेट का ए जो है वो 1 से रिलेटेड है, फिर इस सेट का बी भी 1 से रिलेटेड है और इस सेट का सी भी 1 से रिलेटेड है। मतलब पहला रिलेशन कैसे डिफाइन हुआ, रिलेशन किसका किसके साथ है, पहले सेट के एलिमेंट्स का दूसरे सेट के एलिमेंट्स के साथ में है। तो जो R1 हमने डिफाइन किया है वो इस तरीके से डिफाइन हुआ है कि पहले सेट के तीनों भी एलिमेंट्स दूसरे सेट के एक ही एलिमेंट से रिलेटेड है, ये तीनों इन दोनों को पहचानते नहीं है, ऐसा रिलेशन यहां पर बना है। अगर हम इसको प्रैक्टिकल जनरल तरीके से सोचे, जैसे मान लेते हैं कि एक फैमिली है जिसके अंदर माँ है, बाप है और बेटा है, और दूसरी फैमिली है जिसके अंदर माता पिता और बेटा है। तो बात क्या हो रही है, आपका ये जो फ्रेंड है, जैसे मान ले कि इस घर का ये बेटा है, कोई भी एक बेटा मान लो, उसका ये फ्रेंड है, ठीक है। तो अब इसका हर रोज इसके घर पर आना जाना है, तो इसका इसके साथ में रिलेशन बन गया, इसका इसके साथ में रिलेशन बन गया, इसके साथ में रिलेशन बन गया। लेकिन ये तीनों कभी इसके घर पे गई नहीं, तो ये इसके माँ बाप को नहीं पहचानते। तो जो भी रिलेशन है इस फैमिली के 3 मेंबर्स का, वो इसी के साथ में है, ये इनको पहचानते नहीं है। मतलब मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ आपको
कि जब मैं रिलेशन कहता हूं तो उसका मतलब क्या है कि ये। अब इस चीज को भी लिखने का एक तरीका है, कैसे? अगर पहले सेट का ए दूसरे सेट के 1 से रिलेटेड है तो बेटा इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ए R1 1। ये क्या कह रहा था है कि ए जो है वो 1 से रिलेटेड है अंडर दिस रिलेशन R1 जो भी रिलेशन होगा उस रिलेशन की तहत पहले सेट का ए दूसरे सेट के 1 से रिलेटेड है। अब यहां पर भी पहले सेट का नंबर यहां पर लिखना है, दूसरे सेट का यहां पर लिखना है। इसको एक और तरीके से कहा जाता है कि 1 जब आप ऐसा लिखते हो तो इसको कहा जाता है ऐसे भी कि 1 इज इमेज ऑफ ए। 1 जो है वो ए का इमेज है अंडर रिलेशन R1, ठीक है, अंडर रिलेशन R1। या फिर आप कह सकते हो कि ए इज प्री इमेज ऑफ 1 अंडर रिलेशन R1। कुछ समझ रहे हो बात को? इसको मैं राउंड कर देता हूं ताकि आप लोग लिख पाओ। ये जो सब मैं बता रहा हूं ये नोटेशन से बेटा, बात एक ही है, बस नोटेशन के द्वारा आपको अलग अलग तरीके से बताया जा रहा है। ये तो वही देखो, ए क्रॉस बी भी लिख दिया आपने तो यहां पर क्या बताया जा रहा है, दैट ए इज रिलेटेड टू 1। तो ए तो पहले सेट का मेंबर है। ऑर्डर्ड पेयर में जितने भी पहले नंबर्स लिखे हुए हैं फर्स्ट पोजीशन पर, दे ऑल कम फ्रॉम सेट फर्स्ट सेट, एंड सेकंड पोजीशन पर जितने भी नंबर लिखे हैं दे कम फ्रॉम सेकंड सेट। ठीक है, तो ये हो गया बात। मैंने इसको विजुअलाइज किया, आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं इसको। ठीक है, ये इससे आपको बेटर समझ में आता है। यहां पर भी बात वही है, यहां पर भी बात वही है, लेकिन यहां पर अच्छे से समझ में आएगा। तो लिखने का तरीका समझ में आ गया। ए R1 अगर आपको कभी ऐसा लिखा हुआ मिला तो क्या समझना है आपको कि R1 रिलेशन है, जो भी डिफाइन किया है। ए जो एलिमेंट है तो वो फर्स्ट सेट से आ रहा है और ये सेकंड सेट से, और ये दोनों आपस में रिलेटेड है अंडर दिस रिलेशन। तो अगर टेक्निकल लैंग्वेज में कहना है तो दिस इज अ इमेज, ये इमेज है किसका, इस एलिमेंट का अंडर दिस, या फिर आप कह सकते हो कि ये प्री इमेज है इस एलिमेंट का। ठीक है, मतलब जो सेकंड सेट होता है वो सारी इमेजेस है इससे, इसकी, और ये इमेज इसकी वो इमेजेस क्यों बनी है, क्योंकि इस रिलेशन की वजह से। ठीक है, तो अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, अब आप ऐसे ही इन सबको लिख सकते हो। ठीक है, अगर हम R2 को लिखेंगे तो R2 अगर मैं लिखूंगा, जैसे अब मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है, ये तो बात समझ में आ गई आपको। अब मैं यहां पर R2 लिखता हूं क्योंकि ये सारे रिलेशन फ्रॉम A to B है तो कोई दिक्कत नहीं है, और एलिमेंट्स भी है हमारे पास। तो R2 की अगर बात करेंगे तो R2 में क्या दिखाई दे रहा है आपको कि R2 में पहले सेट का जो A है वो रिलेटेड है दूसरे सेट के सारे एलिमेंट से, मतलब ये 1 से रिलेटेड है, यही 2 से रिलेटेड है और यही 3 से रिलेटेड है। तो ये दोनों इसकी इधर के किसी से भी रिलेटेड नहीं है, तो ये एक अलग रिलेशन बन गया। ठीक है, फिर R3 की बात करेंगे तो A इज रिलेटेड टू 2 एंड C इज रिलेटेड टू 1। ठीक है, C इज रिलेटेड टू 1 ऐसा। और अगर यूनिवर्सल रिलेशन की बात करूं मैं, यूनिवर्सल रिलेशन में कैसा है पता है आपको? यूनिवर्सल रिलेशन मतलब जो A क्रॉस B है वो भी तो खुद एक रिलेशन बनेगा। तो वो रिलेशन कैसा है, तो वो रिलेशन ऐसा है, A तीनों से रिलेटेड है, फिर B भी तीनों से रिलेटेड है, एंड C भी तीनों से रिलेटेड है। ये है आपका यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, अब बात करते हैं डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन की। इसको मैं थोड़ा सा हटाता हूं, यही काम में आने वाला है ये सारे एग्जाम्पल। देखिए, रिलेशन के अंदर डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन का क्या कॉन्सेप्ट है ये बताने जा रहा हूं मैं। दिस इज ए एंड दिस इज अ बी। ओके, नाउ हमारे पास R1 रिलेशन था, और R1 रिलेशन में मेरे पास एलिमेंट्स है A B C। सारे एलिमेंट्स लिखना पड़ते हैं। पहले तो हम सारे एलिमेंट्स लिखते हैं क्योंकि A सेट पूरा लिखना होता है, B सेट पूरा लिखना होता है। फिर R1 रिलेशन के अंडर यहाँ का कौन किससे रिलेटेड है वो हम लोग एरो के द्वारा बता देते हैं। सो R1 रिलेशन में A रिलेटेड है 1 से, फिर B भी रिलेटेड है 1 से, एंड C भी रिलेटेड है 1 से। ठीक है, अब बात करते हैं कि रिलेशन के अंदर डोमेन किसको कहा जाता है, रेंज किसको कहा जाता है, और कोडोमेन किसको कहा जाता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि आपका रिलेशन कहां से कहां तक होता है। अगर आप A क्रॉस B का सबसेट ले रहे हो तो मैंने पहले बताया कि एवरी रिलेशन E विल बी फ्रॉम A to B। ठीक है, तो सेकंड सेट जो होता है आपका, ठीक है,
जो सेकंड सेट होता है वो हमेशा कोडोमेन कहलाता है। क्या कहलाता है? कोडोमेन। जो भी आपका रिलेशन आपने डिफाइन किया है, जो भी आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, A क्रॉस B है तो B विल ऑलवेज बी द कोडोमेन ऑफ एवरी रिलेशन विच विल बी डिफाइंड फ्रॉम दिस सेट। आप इसके जितने भी सबसेट्स ले रहे हो, मतलब जितने भी रिलेशन फॉर्म हो रहे हो, उन सारे रिलेशन में जो सेकंड सेट होता है वो कोडोमेन होता है। आप रिलेशन कैसा लिखते हो? अगर A क्रॉस B है तो रिलेशन विल बी फ्रॉम A टू B, तो सेकंड सेट विल बी ऑलवेज कोडोमेन। तो सेकंड सेट हमेशा कोडोमेन कहलाता है, चाहे वो फंक्शन हो या फिर रिलेशन हो, दोनों में भी ये कॉन्सेप्ट सेम है। सेकंड सेट हमेशा कोडोमेन होता है। तो सेकंड सेट तो समझ गए ना कि A क्रॉस B से ही आपको पता चलता है कि रिलेशन विल बी फ्रॉम दिस सेट टू दिस सेट, तो जो सेकंड सेट है वो कोडोमेन है। अब डोमेन किसको कहा जाता है? तो रिलेशन के अंदर पहला सेट ये है और दूसरा सेट ये है, दूसरा बन गया कोडोमेन। पहला सेट जो होता है उसके अंदर के जितने भी एलिमेंट्स दूसरे सेट के एलिमेंट से रिलेट कर रहे हैं वही आते हैं डोमेन के सेट में। मतलब दूसरी भाषा में अगर समझना है तो इधर के जितने एलिमेंट्स एंगेज है रिलेशन में विथ सेकंड सेट, तो इस पर्टिकुलर रिलेशन में ए बी सी तीनों भी डोमेन के सेट में आएंगे। तो R1 रिलेशन का कोडोमेन तो बी सेट है, जितने भी रिलेशन ले लो उन सभी का कोडोमेन तो बी सेट ही होगा, फर्क सिर्फ रेंज और डोमेन में आता है। तो R1 रिलेशन के लिए डोमेन कौन रहेगा? ए बी सी तीनों भी रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये तीनों के तीनों किसी ना किसी से रिलेटेड है, चाहे वो एक एलिमेंट से रिलेटेड हो या कितने से भी रिलेटेड हो। अगर पहले सेट का कोई भी एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट से रिलेटेड है तो वो आ जाएगा डोमेन में उस सेट के। तो मैं इनको थोड़ा सा हटाना चाहूंगा, तो अगर मुझे इसको भी मैं हटा देता हूं बेटा, इसका भी कोई काम नहीं अभी। तो यहां पर मैंने जितने भी सेट्स लिखे हैं, ठीक है, तो अब मैंने R1 लिखा है, तो R1 के लिए मुझे डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन लिखना है। ये मेरा R1 रिलेशन है। तो R1 रिलेशन जो है तो इसके लिए डोमेन एक सेट होता है। सो डोमेन ऑफ R1 रिलेशन का डोमेन एक सेट होता है और उसके अंदर कौन से एलिमेंट आते हैं? पहले सेट से एलिमेंट लेना होता है। लेकिन पहले सेट के कौन से एलिमेंट लेंगे डोमेन के अंदर? तो ऐसे एलिमेंट जो दूसरे सेट के एलिमेंट से किसी ना किसी से रिलेटेड है, चाहे कितनों से भी रिलेटेड क्यों ना हो। तो तीनों के तीनों भी रिलेटेड है, तो डोमेन के सेट में ये तीन एलिमेंट्स आ गए। अब डोमेन, कोडोमेन और रेंज में ऑर्डर्ड पेयर नहीं होती, सिर्फ सेट के एलिमेंट्स होते हैं। तो डोमेन जो होता है वो या तो पूरा सेट भी हो सकता है या फिर सेट के कुछ एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। रेंज कौन होता है? रेंज जो होता है वो सेकंड सेट का सबसेट या फिर सेकंड सेट पूरा भी हो सकता है, डिपेंड करता है। डोमेन जो होता है वो ये सेट पूरा हो सकता है, पहला सेट, या फिर इसका कुछ पार्ट हो सकता है। रेंज जो होता है वो सेकंड सेट का पूरा या सेकंड सेट का कुछ पार्ट हो सकता है। तो कैसे समझेंगे? तो रेंज कौन होता है? तो सेकंड सेट में जितने भी एलिमेंट्स पहले वाले सेट से रिलेटेड हो, ठीक है, पहले वाले सेट से रिलेटेड हो। अब आपको पता है कि ये जो सेट होता है ये इमेजेस का सेट होता है और ये प्री इमेजेस का सेट होता है, ठीक है। हम लोग जब लिखते हैं ना AR1 जब मैं लिखता हूँ AR1 तो 1 इज इमेज, ठीक है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो 2 किसी से भी रिलेटेड नहीं और 3 किसी से भी रिलेटेड नहीं है, तो रेंज वाले सेट में इन दोनों को नहीं लेना है। सेकंड सेट से सिर्फ वही एलिमेंट्स रेंज के सेट में आएंगे जो पहले सेट के किसी ना किसी से रिलेटेड है। जैसे डोमेन के लिए था वैसे ही है, बस डोमेन में फर्स्ट सेट से एलिमेंट आते हैं, रेंज में सेकंड सेट से आते हैं। डोमेन का मैंने क्या बताया कि पहले सेट से जितने भी एलिमेंट्स सेकंड सेट के एलिमेंट से रिलेटेड है उतने आएंगे। तो तीनों के तीनों किसी ना किसी से रिलेटेड थे। आप क्यों तीनों एक ही से रिलेटेड है उससे मतलब नहीं है, लेकिन है ना, तो तीनों भी डोमेन में आएंगे। लेकिन रेंज में क्या हो रहा है, ये दोनों अपने आप शांत बैठे, किसी से इनका रिलेशन नहीं है, तो भैया इनको रेंज में नहीं लेना है। तो यहाँ पर रेंज के सेट में सिर्फ 1 ही आएगा और कोडोमेन तो बेचारा पूरा होता है। कोडोमेन तो हर सेट का बी ही रहेगा, तो कंप्लीट बी रहेगा। तो याद रखना रिलेशन में आपका जो डोमेन है, अब इस पर्टिकुलर केस में A क्रॉस B के जितने भी सबसेट्स है तो वो सारे जितने आप रिलेशन लिखेंगे उनमें आपका डोमेन जो है वो प्रॉपर सबसेट हो सकता है A का, या फिर डोमेन सेट A के इक्वल भी हो सकता है। जैसे इस वाले केस में आपका जो डोमेन है वो सेट A के इक्वल हो गया, लेकिन वो प्रॉपर सबसेट भी हो सकता है। और रेंज की बात करेंगे तो रेंज भी वैसा ही है। रेंज जो है आपकी तो वो प्रॉपर सबसेट हो सकती है कोडोमेन की, क्योंकि रेंज कहां से लेते हैं? सेकंड सेट से, और सेकंड सेट तो पूरा का पूरा कोडोमेन होता है।
और डोमेन कहाँ से आता है? पहले सेट से। या तो पहला सेट पूरा भी डोमेन हो सकता है या फिर कुछ एलिमेंट्स ही डोमेन के सेट में आ सकते हैं। तो रेंज क्या होता है? प्रॉपर सबसेट होता है कोडोमेन का, या फिर रेंज इक्वल भी हो सकता है, रेंज इक्वल भी हो सकता है कोडोमेन के। और ये चीज, ये फैक्ट बताने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं कि डोमेन ऑफ रिलेशन इज सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट। तो इसमें दोनों पॉसिबिलिटी आ गई, या तो प्रॉपर सबसेट या फिर इक्वल फर्स्ट सेट। एंड रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। यहां पर मैं कोडोमेन मतलब सेकंड सेट, आपको समझ में आएगा। कोडोमेन मतलब सेकंड सेट। सेकंड सेट हमेशा पूरा सेकंड सेट कोडोमेन कहलाता है। तो जो सेकंड सेट है उसका रेंज जो होता है वो प्रॉपर सबसेट भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। अब आगे एग्जांपल देखते हैं हम लोग। ये पहले रिलेशन के लिए हमने डोमेन, रेंज, कोडोमेन लिखा। अब बात करते हैं दूसरे रिलेशन की। अब दूसरा रिलेशन अगर मैं यहां पर लिखूं तो दूसरे रिलेशन में क्या हो रहा है बेटा? एलिमेंट तो यही है R2 रिलेशन कैसे है? ए पहले सेट का सिर्फ ए है जो इधर के तीनों से भी रिलेटेड है। अब यहां पर उल्टी केस बनती है। अगर मैं R2 रिलेशन का डोमेन लिखने जाऊं तो डोमेन ऑफ R2 एक सेट है और इस सेट के अंदर एलिमेंट्स कहाँ आएंगे? फर्स्ट सेट से। लेकिन सिर्फ उन्हीं को लेना है जो किसी ना किसी से रिलेटेड है। अब पहले सेट का सिर्फ ए ही रिलेटेड है तो ए आएगा डोमेन में, लेकिन बी और सी किसी से भी रिलेटेड नहीं है तो बी और सी को आप डोमेन में ले ही नहीं सकते। तो डोमेन में सिर्फ एक ही एलिमेंट आ गया। मतलब R2 वाले रिलेशन में डोमेन आपका प्रॉपर सबसेट बन गया ए का। आई बात समझ में? मतलब अगर आपने रिलेशन डिफाइन किया है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी तो इस रिलेशन का ये कोडोमेन होगा कंपलसरी। ठीक है, अगर रिलेशन आपने डिफाइन किया फ्रॉम दिस सेट टू दिस सेट तो सेकंड सेट विल ऑलवेज बी ए कोडोमेन, बट द डोमेन, इस रिलेशन का डोमेन जो रहेगा वो प्रॉपर सबसेट या फिर इक्वल टू ए रहेगा। वो ए भी हो सकता है या फिर ए से छोटा भी हो सकता है, प्रॉपर सबसेट। एंड रेंज जो होता है वो भी सबसेट होता है सेकंड सेट का, मतलब प्रॉपर भी सबसेट हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। तो ये भी चीज आपको सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से दिखा देगी। जैसे यहां पर इस वाले रिलेशन में R2 में रेंज का सेट क्या बनेगा बेटा? रेंज ऑफ R2 क्या रहेगा? तो रेंज ऑफ R2 की बात करेंगे तो तीनों के तीनों किसी ना किसी से रिलेटेड है, तो तीनों के तीनों आ जाएंगे रेंज के सेट में। अब इस वाले रिलेशन में रेंज और कोडोमेन इक्वल हो गया, यहां पर रेंज पूरा का पूरा सेकंड सेट है। तो रिलेशन में ये होता है, मैं ये क्यों बार बार बता रहा हूं क्योंकि फंक्शन और रिलेशन में यहीं पर डिफरेंस आता है। फंक्शन में भी सेकंड सेट जो होता है वो कंपलसरी कोडोमेन होता है, ठीक है, लेकिन फंक्शन में पहला सेट भी कंपलसरी डोमेन होता है। अब मैं फंक्शन की बात नहीं करता, लेकिन रिलेशन अच्छे से समझना ताकि आपको फंक्शन और रिलेशन का डिफरेंस समझ में आ जाएगा। तो क्या कह रहा हूं मैं? रिलेशन में जो पहला सेट होता है वो पूरा का पूरा भी डोमेन हो सकता है या फिर कुछ ही उसके एलिमेंट डोमेन के अंदर आ सकते हैं। ये कैसे डिसाइड होगा? तो उसके अंदर के कितने एलिमेंट्स रिलेटेड है। देखिए, आप बगैर ये लिखे सीधा सीधा इससे भी बता सकते हो। जैसे अगर मुझे R3 का डोमेन बताना है, डोमेन ऑफ R3 मैं लिखना चाहता हूं, तो R3 के पास देखिए, R3 के अंदर जितनी भी ऑर्डर्ड पेयर्स है उनके अंदर जो पहला एलिमेंट आपको दिख रहा है वो डोमेन के सेट होता है, दैट इज द डोमेन होता है। तो A, C विल बी द डोमेन। डोमेन के अंदर के एलिमेंट्स क्या होते हैं? अगर आपके पास सिर्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया है तो आपको तो पता है कि मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट लिखा है आपने, आपको पता है R3 रिलेशन है और आपको इसी से पहचानना है कि डोमेन के सेट में कौन कौन आएगा। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या रिप्रेजेंट करते हैं? डोमेन का सेट। और सेकंड एलिमेंट क्या रिप्रेजेंट करते हैं? रेंज का सेट। तो R3 के लिए डोमेन क्या बना? A, C एंड रेंज क्या बना? 2, 1। सिंपल है ना? समझ आ रही बात? तो अगर रोस्टर फॉर्म में आपको चीजें दे रखी है, रोस्टर फॉर्म में अगर चीजें दे रखी है तो समझना बहुत आसान है। जो भी फर्स्ट कंपोनेंट होंगे ऑर्डर्ड पेयर के वो डोमेन के सेट में आएंगे और जो भी सेकंड कंपोनेंट होंगे वो रेंज के सेट में आएंगे। वही बात यहां पर भी हो रही है। अब आप R4 की बात करते हैं। R4 रिलेशन है जिसका डोमेन लिखना है, डोमेन ऑफ R4। तो R4 रिलेशन में एक ही ऑर्डर्ड पेयर है, तो फर्स्ट जो एलिमेंट है वो जाएगा डोमेन के अंदर और सेकंड जो एलिमेंट है वो जाएगा रेंज के अंदर, ठीक है। अब R5 रिलेशन है जिसके अंदर ये पूरा का पूरा सेट है। तो R5 रिलेशन का अगर आप डोमेन और रेंज लिखना चाहेंगे, R5 का डोमेन एंड रेंज, तो डोमेन क्या होता है? फर्स्ट कंपोनेंट। तो रिपीट हो रहा है, ABC तीनों की तीनों आएंगे और रेंज में भी 1, 2, 3 पूरे दिख रहे हैं आपको, तो ये हो गया रेंज, ठीक है। तो जो यूनिवर्सल रिलेशन होता है,
यूनिवर्सल रिलेशन में पहला सेट कंपलसरी डोमेन होता है, दूसरा सेट कंपलसरी रेंज होता है, ठीक है, और कोडोमेन तो है ही। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को रिलेशन बहुत अच्छे से समझ में आया है और हर वो चीज़ मैंने बताई आपको रिलेशन के बारे में कि जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब बस एक ही बात रह जाती है रिलेशन के बारे में विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ टाइप्स ऑफ रिलेशन। ठीक है बेटा, तो दो टाइप तो मैंने आपको बताया है, जो वॉइड रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन है, लेकिन इसके अलावा भी दो और टाइप है। और फिर उसके बाद में आता है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाने की आशंका है, पूछे नहीं जाते, ध्यान में रखना। मैं बार बार कह रहा हूं कि क्वेश्चन नहीं आएगा रिलेशन के ऊपर, लेकिन अगर मान लो आ भी जाता है तो इक्विवेलेंस रिलेशन पर भी आता है। तो एक और मुझे लेक्चर लगेगा रिलेशन में, तो नेक्स्ट जो रिलेशन की क्लास रहेगी हमारी सेकंड क्लास, तो उसके अंदर मैं आपको क्या समझाऊंगा। देखो मेन तो चीज़ मैंने डोमेन रेंज वाली बता दी है आपको, तो ये तो फंक्शन में ज़्यादा काम आता है, इसके क्वेश्चन जो आते हैं वो रिलेशन पे नहीं आते, फंक्शन पे। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको समझाऊंगा एक कि आइडेंटिटी एंड इनवर्स रिलेशन क्या होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद में टाइप्स ऑफ रिलेशन में हम लोग देखेंगे कि इक्विवेलेंस रिलेशन किसको कहा जाता है, जिसमें हम लोग रिफ्लेक्सिविटी देखेंगे, फिर सिमेट्रिक देखेंगे और ट्रांजिटिविटी। तो बेसिकली टाइप्स ऑफ रिलेशन में ये चीज़ बताई गई है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव होता है तो उसको हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके लिए एक और लेक्चर की मुझे ज़रूरत लगेगी, और वो लेक्चर लेने के बाद में उसी के अंदर मैं कुछ एग्जाम्पल भी लूँगा ताकि रिलेशन ख़त्म हो जाए। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे फंक्शन। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय।